बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल गया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इंसदादे दहशतगर्दी से मुतालिक इक़दामात की तारीफ की। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए एशिया पैसिफिक ग्रुप के साथ ताउन जारी रखने की जरूरत पर जोर दिया गया। आलमी प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से नाम खारिज। FATF ने इंसदादे दहशतगर्दी से मुतालिक इक़दामात की तारीफ कर दी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सदर राजा कुमार ने 2 रोज़ा इजलास के बाद पेरिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा पाकिस्तान को 34 निकात पर मुश्तमिल 2 मुख्तलिफ एक्शन प्लान दिए गए थे। पाकिस्तान ने तमाम निकात पर मुकम्मल अमल दरामद किया। राजा कुमार ने बताया FATF की मॉनिटरिंग टीम ने रवां साल अगस्त में पाकिस्तान का दौरा किया। वफ्द ने इंसदादे दहशतगर्दी से मुतालिक इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। FATF की जानिब से जारी एलामी में कहा गया कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान एशिया पैसिफिक ग्रुप के साथ ताउन जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से निकलने पर इज़हार तशक्कुर कहा। इस कामयाबी पर आर्मी चीफ का कलीदी किरदार काबिल तहसीन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बयान में कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निजात मिली। आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख और वकार की बहाली कौम को मुबारक हो। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ये हमारी अजीम कुर्बानियों का एतराफ़ है। इंसदादे दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की काविशों को दुनिया ने तस्लीम किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि FATF में शामिल ममालिक का शुक्रिया जिन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो, तमाम मुताल्लिका हुकाम और वज़ारतों को मुबारकबाद हो। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारिजा हिना रुबानी खर कहती हैं FATF के एक्शन प्लान पर अमल करते हुए जो कानून साजी हुई है इसकी वजह से हम दुनिया से 2 कदम आगे खड़े हैं। तमाम मेंबरान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का फैसला किया। वो पेरिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। ये जानते हैं कि पाकिस्तान का एक बहुत मुश्किल कठिन सफ़र रहा है पिछले 4 सालों में। पाकिस्तान FATF के 2 वर्किंग प्लान्स के एक जो 2018 में हमें दिया गया और दूसरा जो हमें 2021 में दिया गया, इन दोनों वर्किंग प्लान्स के तकरीबन 34 आइटम्स थे जिन पर पाकिस्तान ने काम करना था। जो कानून साजी हुई, जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हुए, वो आज पूरे दुनिया में दे स्टैंड आउट एज बीइंग एट द फोरफ्रंट कि दुनिया से हम आगे आज खड़े हैं। हमारी अब ये कमिटमेंट है कि आगे जाते हुए पाकिस्तान ने ये जो जर्नी की है, जो इससे हमें फवायद अब मिलेंगे और जो हमें फ़ायदा हुआ है, उसको हम लूज़ ना करें। ये डिसीजन यूनानिमस था, विच मीन्स तमाम FATF मेंबर्स ने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान ने जो अचीव कर लिया है, पाकिस्तान डिजर्व्स टू बी ऑफ द ग्रे लिस्ट एंड इनटू द वाइट लिस्ट। इमरान खान ने कहा है कि नहली के फैसले के खिलाफ अदालत में जाएंगे। तोशाखाना का कानून आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने तोड़ा। जब तक जिंदा हैं माफियाज का मुकाबला करेंगे। अपने एक वीडियो पैगाम में उनका कहना था कि मुल्क इस वक्त फैसला कुन मोड़ पर है। तारीख के बड़े लॉन्ग मार्च की तैयारियां जारी हैं। इलेक्शन कमिश्नर के एक जानिबदार फैसले, एक माफिया का हिस्सा बन के उसने जो फैसला किया, इंशाल्लाह हम अब जा रहे हैं अदालत में। ये अदालत के अंदर केस जाएगा और इसमें एक चीज गैर कानूनी नहीं निकलेगी। तोशाखाना का कानून किसने तोड़ा है? आसिफ जरदारी ने और नवाज शरीफ ने। कैसे तोड़ा है? उन्होंने 4 महंगी महंगी गाड़ियां इस तोशाखाना से निकाली है। कानून ये कहता है कि आप गाड़ियां नहीं निकाल सकते, मुझे भी मिली थी। तो उनके केस तो सुने नहीं कि सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है, उसके ऊपर इसने ये फैसला किया। मुझे पहले ही पता था कि इन्होंने इसका रिजल्ट क्या आना है, क्योंकि ये उस साजिश का हिस्सा है, ये माफिया का हिस्सा है। एक पार्टी जो सारी फेडरेशन को इकट्ठा रख सकती है, उसी पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान को किसी तरह डिस्क्वालीफाई करें और फिर इलेक्शन हो। मुझे और नवाज शरीफ को एक ही तरह दिखाया जा रहा है कि अच्छा जी इमरान खान भी डिस्क्वालीफाई हो गया तो नवाज शरीफ भी हो गया। नवाज शरीफ इस मुल्क का बड़ा मुजरिम है, 30 साल से चोरी कर रहा है इस मुल्क का पैसा बाहर। बड़े बड़े महलात हैं उसके और उसके बच्चों के बाहर। एक रसीद नहीं दिखा सकता कि पैसा किधर से आया। मैंने 8 महीने अदालत के अंदर एक एक रसीद बताई कि मुझे किधर से इनकम आई, किधर से आमदनी आई। अदालत ने मुझे सादिक और अमीन का, ये जो माफिया बैठा हुआ है जिसका ये हिस्सा है ये इलेक्शन कमिश्नर, मैं जब तक जिंदा हूं मैं इनका मुकाबला करूंगा। मैं अपने सारे आज जो प्रोटेस्टर्स बैठे हैं, मैं आप सबको आज पहले तो शुक्रिया अदा करता हूं। अब मैं कहता हूं कि अब आप प्रोटेस्ट ख़त्म कर दें, लेकिन आप सब तैयारी करें। मैंने कहा था महीने के एंड में मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, और मैं अपनी सारी कौम को आज कह रहा हूं कि ये मुल्क एक फैसला कुन मोड़ पे है। इस मुल्क की तारीख की
یہ سب سے بڑا مظاہرہ ہوگا, یہ سب سے بڑی پروٹیسٹ موومنٹ ہوگی, اور یہ رکے گی نہیں. اب یہ جب تک ہم اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد نہیں کرتے, یہ میری پروٹیسٹ موومنٹ اب چلتی رہے گی. تو توشہ خانہ میں تحائف کیسے جمع ہوتے ہیں, یہ کن شرائط پر حاصل کیے جا سکتے ہیں, اور ان پر پہلا حق کس کا ہے؟ اگر کوئی ان کا طلبگار نہیں تو ان کی نیلامی کیسے کی جاتی ہے, اور ان کی مالیت کا تعین کیسے ہوتا ہے؟ بتائیں گے اسلام آباد سے محسن اعجاز. توشہ خانہ ایک ایسا سرکاری محکمہ ہے جہاں دوسری ریاستوں کے دوروں پر جانے والے حکمران یا دیگر اعلیٰ عہدیداروں کو ملنے والے قیمتی تحائف جمع کیے جاتے ہیں. کسی بھی غیر ملکی دورے کے دوران وزارت خارجہ کے اہلکار ان تحائف کا اندراج کرتے ہیں اور ملک واپسی پر ان کو توشہ خانہ میں جمع کروایا جاتا ہے. توشہ خانہ میں جمع ہونے والے تحائف یادگار کے طور پر رکھے جاتے ہیں یا کابینہ کی منظوری سے انہیں فروخت کیا جاتا ہے. سربراہان مملکت اور وزراء کو ملنے والے تحائف اور توشہ خانہ میں ان کے اندراج کے بعد اسٹیٹ بینک سے باقاعدہ ان کی مارکیٹ قیمت کا تعین کروایا جاتا ہے. پاکستان کے قوانین کے مطابق اگر کوئی تحفہ 30,000 روپے سے کم مالیت کا ہے تو جس شخص کو تحفہ ملا ہو وہ اسے بغیر کسی ادائیگی کے اپنے پاس رکھ سکتا ہے. تاہم جن تحائف کی قیمت 30,000 سے زائد ہے انہیں مقررہ قیمت کا 50% جمع کروا کے حاصل کیا جا سکتا ہے. 2020 سے قبل یہ قیمت 20% تھی, لیکن اسے بڑھا کر 50% کر دیا گیا تھا. حکمرانوں کی جانب سے توشہ خانہ میں جمع کروائے گئے تحائف قواعد کے تحت ہی فروخت کیے جا سکتے ہیں. اگر کوئی سربراہ مملکت چاہے تو وہ ملنے والے تحفے کو مخصوص رقم ادا کر کے اپنے پاس رکھ سکتا ہے, مگر پاکستان اور بھارت میں ایسے تحائف کی نیلامی کر کے بھی رقم قومی خزانے میں جمع کروا دی جاتی ہے. توشہ خانہ قوانین کے مطابق ان تحائف پر پہلا حق تحفہ ملنے والے کا ہے. اگر سربراہان مملکت یا وزراء یہ تحائف نہیں رکھتے تو ان کی فہرست تیار کر کے توشہ خانہ قوانین کے مطابق سرکاری ملازمین اور فوج کے افسران کو نیلامی کے لیے پیش کی جاتی ہے. نیلامی سے جو اشیاء بچ جائیں تو انہیں عام عوام کے لیے نیلامی میں رکھ دیا جاتا ہے. ان قیمتی اشیاء کو خریدنے والے سرکاری ملازمین یا فوجی افسران کے لیے اپنے ذرائع آمدن ڈکلیئر کرنے کے ساتھ لاگو ٹیکسز ادا کرنا ہوتے ہیں. ویلکم بیک. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آئندہ 5 ہفتوں میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. ان کا کہنا ہے کہ فوج اب سیاست میں کردار ادا نہیں کرے گی. ذرائع کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک بیان میں کہا کہ ایکسٹینشن نہیں لوں گا, 5 ہفتے بعد ریٹائر ہو جاؤں گا. جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے بیان میں کہا کہ فوج اب سیاست میں کردار ادا نہیں کرے گی. اس سے قبل بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے واضح کیا گیا تھا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے. سردی نے دستک دی تو موسمی بیماریوں نے بھی شہریوں کو لپیٹ میں لے لیا. وائرل انفیکشنز کے مریضوں میں تیزی سے اضافہ جاری ہے. طبی ماہرین کہتے ہیں کہ سردی میں بچوں اور بزرگوں کا خاص خیال رکھا جائے. اسما شوکت کی یہ رپورٹ دیکھیے. اسلام آباد کا موسم تبدیل, ہوا میں خنکی بڑھتے ہی موسمی بیماریوں سے شہری پریشان. بچے اور بزرگ سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. ڈاکٹر نے بولا ہے کہ موسم کی چینجنگ کی وجہ سے یہ گلا درد, بخار اور زکام ہو رہا ہے. بخار وغیرہ, یہ نزلہ وغیرہ یہ ہو رہا ہے. ابھی آئے ہاسپٹل میں, انہوں نے دی ہے میڈیسن, اور ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ یہ موسم چینج ہو رہا ہے. اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں وائرل انفیکشنز کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا تو اسپتالوں میں بھی رش بڑھ چکا ہے. طبی ماہرین کہتے ہیں موسم کی تبدیلی ہمیشہ بیماریاں اپنے ساتھ لاتی ہے. جب موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے, جس طرح ابھی ہم خزاں کی طرف جا رہے ہیں اور سردیاں آ رہی ہیں, تو سرٹن ایسے وائرسز ہوتے ہیں جو کہ ہوا میں آنا شروع ہو جاتے ہیں, سرکولیٹ کرنا شروع ہوتا ہے, جس میں جو آج کل سب سے ٹاپ پہ ہے وہ ہے سیزنل انفلوئنزا وائرس. اس میں جو ہے آپ کو شدید بخار ہوتا ہے, ساتھ اس کے کھانسی ہوتی ہے جو کہ معمولی سی بھی ہوتی ہے اور شدید بھی ہو سکتی ہے. موسمی بیماریوں سے بچے اور بزرگ شہری زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. قوت مدافعت کم ہونے سے ذرا سی سردی انہیں بیمار کر سکتی ہے. عام زکام, کھانسی, گلے کی انفیکشنز, کانوں کی انفیکشن اور نمونیا, برونکائٹس, یہ بیماریاں ہوتی ہیں. اور یہ خاص کر کے جو بچے ہیں اور بوڑھے ہیں ان کو افیکٹ کرتی ہے.
दूसरी जानिब डॉक्टर्स का मशवरा है कि नज़ला जुकाम से बचने के लिए वैक्सीन भी दस्तयाब है। सर्दियाँ शुरू होते ही अगर डोज लगवा दी जाए तो सर्दियाँ तंदुरुस्त गुजर सकती हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि तब्दील होते मौसम के असरात से बचना है तो एहतियात कीजिए। नज़ला जुकाम को हल्का लेंगे तो आप अस्पताल के बिस्तर तक पहुँच सकते हैं। कैमरामैन मुदस्सिर रहीम के साथ इस्मा शक्कर, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। शाही किले में मुगलिया दौर के तर्ज तामीर का शाहकार, तवील अरसे तक नजरों से ओझल रहने वाला 442 साल कदीम अकबरी हमाम 2019 में सामने आया था। मुरम्मत ने इसे तवील अरसे के लिए महफूज बना दिया है। लाहौर से इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे सुहेल कैसर। अहाता जहांगीरी के साथ बड़ी सी दीवार में मौजूद छोटे से दरवाजे को पार करें तो अकबरी दौर की तामीरात सामने आन मौजूद होती हैं। शाही किले का ये हिस्सा मिट्टी में दबा होने के बाइस तवील अरसे तक नजरों से ओझल रहा था। 2019 में यहाँ खुदाई का काम शुरू किया गया तो इसी दौरान अकबरी दौर का शाही हमाम दरियाफ्त हुआ। अंदाजा है कि इसकी तामीर 442 साल कबल मुकम्मल हुई थी और बाद में इसी तर्ज पर हकीम इल्मुद्दीन अंसारी ने दिल्ली दरवाजे के करीब शाही हमाम तामीर कराया था। इस बिल्डिंग को अरसा दराज दबी रहने के बाद हम उसको जब हमने प्रिजर्व किया तो स्टिल हैज़ हिज ओन ओरिजिनल जिसके फैक्टर्स हैं, फीचर्स हैं, वो आज भी हमारे पास मौजूद हैं और हमने उसको उसी स्टेज पे इस वक्त प्रिजर्व कर दिया। चंद साल पहले खुदाई के दौरान सामने आने वाला अकबरी हमाम कई सौ साल गुजर जाने के बावजूद काफी अच्छी हालत में था, जिसे अब कहीं बेहतर हालत में बहाल किया गया है। अंदर दाखिल हो तो 3-4 सीढ़ियां उतरने के बाद अकबरी हमाम का मरकजी हॉल नजरों के सामने आन मौजूद होता है, जिसके 3 अतराफ अहाते बने हुए हैं। हमाम की दीवारों के दरमियान भाप और धुआं बाहर निकालने के लिए चैम्बर्स बने नजर आते हैं। पानी को इंजीनियर करना, वेल्स को पर्शियन व्हील से, फिर वो चैनल्स का सिस्टम करना, फिर वो फवारों का निज़ाम, फिर उसके अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम, ये क्वाइट यूनिक है। सयाह बहुत जल्द मुगल तर्ज तामीर के इस शाहकार का नज़ारा कर सकेंगे। मुगल दौर की तामीरात में हमें शानदार तवाज़ुन का अंसर बहुत नुमायां तौर पर दिखाई देता है, जो इस बात को साबित करता है कि उस दौर के माहिरीन तामीरात न सिर्फ अपने फ़न में यकता थे बल्कि ज्योमेट्री का भी बहुत खूब इल्म रखते थे। कैमरामैन इकरामुल हसन के साथ सुहेल कैसर, दुनिया न्यूज़, लाहौर।